नमस्कार साथियों, ग्रेट मूव्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे कि जो अक्सर हमारे युवा, हमारा समाज, हम लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि धर्म क्या है, विज्ञान क्या है। और आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो भी बहुत धार्मिक होते जा रहे हैं। मंदिर से, मस्जिद से लेकर गिरजाघर, ये सारी चीज़ें, ये डॉट्स जो हैं ये कैसे कनेक्ट होती हैं, रियलिटी क्या है, हमारा जीवन किस आधार पे आगे बढ़ता है, उसमें किन चीज़ों का कितना प्रभाव रहता है। तो हमारे साथ जो है आज बहुत ही अच्छे विचारक, पोएट, साइंटिस्ट, और ये कहें कि फ़िल्में भी इन्होंने बनाई हैं, काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है इस कंट्री के लिए। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड गौहर रज़ा जी, सर मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर बिल्कुल भी ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं आपसे। आपने साइंस के बारे में काफ़ी आपकी अच्छी समझ है, और आजकल जैसे हम देखते हैं हर जगह पे धर्म का, पूजा पाठ, जातिवाद, इन चीज़ों का बहुत बोलबाला है। साइंस में धर्म का, ध्यान का, जातिवाद का, इन सब चीज़ों का क्या थोड़ा सा भी स्थान है? आपकी बात का बहुत छोटा सा जवाब तो ये है कि इनका कोई स्थान साइंस में नहीं होता है, क्योंकि साइंस सवाल से शुरू होती है और जवाब पे ख़त्म होती है, और हम वही सवाल बार बार पूछते रहते हैं। तो साइंस के अंदर धर्म की कोई जगह नहीं है, आस्था की कोई जगह नहीं है, ऊंच नीच की कोई जगह नहीं है। और जब तक अगली नस्लें सवाल ना पूछें और पुरानी नस्लों के जो निष्कर्ष हैं उनको चैलेंज ना करें, तब तक साइंस आगे नहीं बढ़ती। तो साइंस में हमें दिखाई देता है कि एक मोची से लेकर के और एक जमींदार तक, राजाओं तक उन्होंने साइंस में कंट्रीब्यूट किया है। बुलियन अलजेब्रा जिसे हम कहते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आज का कंप्यूटर चलता है, उस अलजेब्रा की शुरुआत जो है वो एक मोची से होती है। बिल्कुल। तो साइंस में ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं उठता। जाति का, धर्म का, नस्ल का, कहाँ से आप आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप, इसका कोई जगह ही नहीं है। कोई जगह ऐसी चीज़ों की है ही नहीं। इसको, जो ये विचार है आपका, कई जगह मेरी कई साथियों से बात हुई जो काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, और उनसे जब इस बारे में थोड़े से विचार, वो कुछ लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, हर जगह जाते हैं, तो वो काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, और वो क्या कहते हैं कि जब हम इन जगहों पे जाते हैं तो हमें क्या है, एक मानसिक शांति मिलती है। तो हम ये मानते हैं आफ्टर बीइंग वेल या सो मच एजुकेटेड कि कोई ना कोई ऐसी पावर है। ये जो फीलिंग उन्हें आती है उन पर्टिकुलर प्लेसेस पे जाके, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, एक बात जो रिचर्ड डॉकिंस बार बार कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि धर्म जो लोग मानते हैं जी, उनके ऊपर एक नज़र डाल के देखिए, तो वो अपने जो पूर्वज हैं, यानी अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने माँ बाप हैं, दादा दादी, नाना नानी हैं जी, घर वाले हैं, जो उनका धर्म है वही मानते हैं। तो इसकी कोई तो वजह होगी जी, कहीं ना कहीं। और वो ये सवाल बार बार उठाते हैं कि ये क्या वजह है कि आप दूसरे के धर्म को नहीं मानते, जो आपके माँ बाप का धर्म है वही मानते हैं। तो इसकी बेसिक वजह ये है कि धर्म जो है वो सवाल ना करना बड़ों से सिखाता है, उनको चैलेंज ना करना सिखाता है।
दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हर धर्म के अंदर कहानियां हैं। धर्म बिना ऐसी कहानियों के जिनमें नेचर के, प्रकृति के जो नियम साइंस ने बताए हैं हमें अब तक, मानवता को बताए हैं अब तक, बिना उनके तोड़े कोई भी ऑर्गेनाइज धर्म नहीं है। यानी रिसरेक्शन हो गया, दोबारा सलीब पर चढ़ाए गए और फिर जिंदा होके चले गए ऊपर, या चांद के 2 टुकड़े हो गए, या हाथी का सर काट के इंसान के सर पे लगा दिया गया, या पहाड़ को हथेली पे उठा करके या उंगली के ऊपर उठा करके। ये जो कहानियां हैं ये बार बार दोहराई जाती हैं। अपने अपने धर्म के, हर एक धर्म की कहानियां हैं जी। और बड़ी खूबसूरत फैसिनेटिंग कहानियां ये बार बार दोहराई जाती हैं। तो इसमें कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये हमारे अंदर एक बच्चा जो है वो जिंदगी भर रहता है, और वो बच्चा ये कहानियां सुनता है तो उसे अच्छी लगती। तो हम अपने बचपने की तरफ भी लौट पाते हैं धर्म की वजह से, कि भाई वैसे तो बच्चों की किताबें पढ़ना ठीक नहीं है और कॉमिक बुक देखना ठीक नहीं है, हालांकि मज़ा उसमें भी आता है, लेकिन ये कि यहाँ लेजिटिमेसी मिल जाती है, एक आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप इन कहानियों में बार बार डूब करके वो बचपन अपना कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे याद कर पाते हैं उन पर्टिकुलर प्लेस। धर्म में एक और बहुत आसान सी बात है कि आप सारी जो सामाजिक परेशानियां हैं अपनी, जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उन सारी चीज़ों को, जिन पे बुरी हो या अच्छी हो, यानी मुझे नौकरी मिल गई ये, और मुझे नौकरी नहीं मिली, ये दोनों एक पल्ले में आ जाती हैं बड़े आराम से। यानी मैं उस पावर को, उस ताकत को, जिसे मैं या गॉड कहता हूँ, अल्लाह कहता हूँ, भगवान कहता हूँ, ईश्वर कहता हूँ, जो भी नाम, पुराने ज़माने में रा नाम था उसका, या दुंडारी था किसी और सभ्यता के अंदर, तो ये जो है मैं उसका जिम्मेदार, मेरी सक्सेस और मेरे फेलियर दोनों का जिम्मेदार मैं उसको ठहरा देता हूँ। इससे बड़ी संतुष्टि मिलती है। मैं बच गया, पास हुआ तो इसलिए कि सुबह को गाय को घास खिलाई थी, अच्छा काम किया था, इसलिए अच्छे नंबर आ गए मेरे। तो अपनी जिम्मेदारी से, सही या गलत दोनों से बचने का बहुत आसान तरीका मिल जाता है हमको। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट भी, पढ़े लिखे छोड़ दीजिए, पढ़े लिखों की आपने बात की तो पढ़े लिखों की तो कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसमें तो बहुत सारे और लोग आ जाते हैं, पर बहुत सारे साइंटिस्ट भी जिंदगी में अपनी लैब से बाहर, जहाँ वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ वो अपना ध्यान कर रहे हैं साइंस के लिए, उससे बाहर की जब जिंदगी में जब कदम रखते हैं तो वो बड़े आसानी से धार्मिक हो जाते हैं। कंटिन्यू रखिए सर। ये जो धार्मिक होना है अपने अंदर इस तरह से, वो उन्हें साइंस के अंदर भी जो फेलियर है उसका जिम्मेदार किसी और को ठहरा दिया, जो सक्सेस मिली उसका जिम्मेदार भी किसी और को आसानी से ठहरा दिया। जिम्मेदारी से बचना ये ज़्यादातर हमारे समाज में लोगों की प्रवृत्ति होती है। हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, हम किसी और को जिम्मेदार ठहराना या चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, कोई चमत्कार हमारी लाइफ में हो जाए तो खुद ब खुद कुछ हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार, कुछ ऐसा जादू हो जाए। चांसेस तो हैं ही। देखिए साइंस हमें बताती है कि मैं बाहर निकलूंगा दिल्ली में, अपनी मोटर चलाऊंगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है
कि मैं घर खैरियत से लौट आऊँगा। बिल्कुल। इसकी प्रोबेबिलिटी भी है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि मैं वापस ही नहीं लौटूंगा कभी। इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगा। और इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि सड़क के ऊपर मुझको 100 रुपए का एक पड़ा हुआ नोट मिल जाए। बिल्कुल। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, हाँ जी। है ना। और हम इन प्रोबेबिलिटीज को, अगर हमारे पास डेटा है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइंटिफिकली कि क्या चांसेस हैं। आप 1000 बार बाहर निकलिए तो हर एक की क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी। अब ये तो एक तरीका हुआ देखने का। और दूसरा तरीका ये हुआ कि मैं 1000 बार निकल रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ, दुआएं पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि मेरी नौकरी लग जाए, बार बार दुआ कर रहा हूँ। तो उस 1000 बार में से ये हो सकता है कि आपको नौकरी मिल गई तो आपने फौरन वो 99 बार जो किया वो आप भूल गए। 1000वें बार का आपको याद रहा कि मैंने नमाज पढ़ी थी उस दिन, या मैं उस मंदिर में गया था, या उस बाबा ने आशीर्वाद दिया था। और यही जो मॉडर्न एज में बहुत ख़तरनाक चीज़ हमारे देश में हो रही है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर हो रही है, जो बहुत भयानक है, वो बाबाओं का उदय है। बाबा इसी वल्नरेबिलिटी, ये जो हमारे साथ घट रहा है ज़िंदगी में, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जिस पे नियंत्रण नहीं कर सकते हम, वहाँ एक बाबा आ जाता है बाहर से और वो ये कहता है कि मेरा नियंत्रण है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और हम उस पर यकीन कर लेते हैं। पर वो खेल रहा है प्रोबेबिलिटी से। हमें ये याद नहीं रहता कि इस साल में जो लोग मंदिरों, मस्जिदों और गिरजा और इन जगहों के ऊपर गए, उनमें से कितने लोगों को कैंसर हो गया, कितने लोगों को भगदड़ में जान चली गई, ये याद नहीं रहता हमको। हमें ये याद रहता है वहाँ गए थे, वहाँ चढ़ाया था प्रसाद, उसकी वजह से ये। तो ये जो ये सारा कुछ है, ये सिर्फ हमारी परसेप्शन है कि हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, किस थॉट को हम प्रायर करते हैं। तो और क्या हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? क्या हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? अपनी भी और अपने समाज की भी। जी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामाजिक हैं, बहुत सारी तो मैं एक्शन से अपने कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैं मतलब घर में मिठाई रखी है, खाऊं ना खाऊं, ये तो मैं अपने क्या एक्शन से कंट्रोल कर सकता हूँ ना। बिल्कुल। लेकिन मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मैं अपने एक्शन से खाली कंट्रोल नहीं कर सकता। समाज में नौकरी है भी कि नहीं है। अगर बेरोजगारी का दौर चल रहा है, इकोनॉमी खराब हो रही है, तो जाहिर है कि मुझे नौकरी मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब समाज के अंदर समृद्धि है तो नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरा कोई कंट्रोल, मैं किसान हूं, मेरा कोई कंट्रोल मॉनसून के ऊपर नहीं है। राइट। तो मैं क्या जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं इस बात की कि भाई जब कंट्रोल नहीं हो मेरा और मेरी फसल खराब हो जाए, तो मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करूं जो उस वक्त मेरा ख्याल रखे। ये जो सारा आपने बताया अभी, जब एक बच्चा होता है और जब वो इन्फेंट, हम उसको बोल सकते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो करता है, तो क्या ये बात सत्य है कि जब ये चीज़ें हम उसको सिखा रहे होते हैं, धर्म के बारे में, जाति के बारे में और गॉड्स के बारे में, कि एक आसमान में कोई इंसान है, कोई अब आदमी बैठा है, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, तो क्या स्वर्ग, नरक, तो क्या हम उसका दिमाग का एक हिस्सा डैमेज कर रहे हैं? कुछ लोगों का कहना यही है कि हमेशा के लिए डैमेज कर देते हैं। मैं नहीं समझता कि हम डैमेज उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन हम उसको एक रास्ता बता रहे हैं कि तुम्हें जिम्मेदारी समाज में लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने एक्शंस के भी
और समाज के एक्शंस के भी, ये हम ज़रूर बता रहे हैं। जब मैंने अपने फादर से ही, मैं बार बार दोहराता हूँ और हर इंटरव्यू में दोहराता हूँ कि हर बच्चा ये सवाल पूछता है, आपने भी पूछे होंगे, मैंने भी पूछे होंगे, और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि हम कहाँ से आए हैं, तारे क्या हैं, कैसे बनाए ये ब्रह्मांड, एक फूल क्यों उगते दिमाग हैं। तो ये पूछेगा ही पूछेगा, पूछता ही है ये बच्चा, हर बच्चा पूछता है। तो ऐसे में जब मैंने पूछा अपने फादर से, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ गया था स्कूल में कि अल्लाह मियाँ हैं जिन्होंने ये सब कुछ बनाया है। तो मैंने कहा कि क्या अब्बा, क्या अल्लाह मियाँ ने सब कुछ बनाया है और हमें भी बनाया है? तो उन्होंने कहा कि बेटे, मेरा मानना ये है, तुम जो भी मानो आगे पढ़ के तुम्हें पता लगेगा जब बड़े होगे तुम। मैं बहुत छोटा था जब मैंने ये सवाल पूछा था। जब बड़े होगे तो तुम्हें खुद यकीन करना या मत करना बात पर। मेरा मानना ये है कि इंसान खुद बना, उसे प्रकृति ने बनाया और उसने अल्लाह मियाँ को बनाया, यानी भगवान का कॉन्सेप्ट इंसान ने पैदा किया। अब ये बात समझ में आने वाली नहीं थी बचपन में, मुश्किल बात थी उस वक्त, समझ में भी पूरी तरह से नहीं आई कि इंसान खुद बना, इंसान ने खुदा को बना। लॉजिकली तो नहीं समझ पाएगा बच्चा अगर वो, मुश्किल जवाब मुश्किल था। इससे आगे जो कहा उन्होंने वो मैंने जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लिया, वो समझ में आने वाली बात थी। उसी ज़माने में तार की लाइन जो है वो हमारे घर के करीब से गुजरती हुई पड़ी थी, हाई टेंशन वायर। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि अगर एक बार अल्लाह मियाँ को, खुदा को, गॉड को, भगवान को, परमात्मा को मान लो अगर, तो ये सारे नाम भी पता नहीं थे मुझे उस वक्त शायद। बहरहाल उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, मैं बता रहा हूँ कि वो जो सामने तार देख रहे हो ना, हाई टेंशन वायर, फिर उसके नाम के ऊपर वहाँ लटक जाओ जा करके, वो भी सही है। और किसी को मार दो वो भी सही है, किसी से प्यार से पेश आओ वो भी सही है, और किसी की मदद करो वो भी सही है, किसी को पढ़ा दो तुम थोड़ी देर के लिए, ये सब कुछ उसके नाम के ऊपर किया जा सकता है। पर ये सब बराबर है। फिर मारना भी उतना ही जायज़ है जितना पढ़ाना या किसी को दक्षिणा देना या किसी की मदद कर देना है, किसी को पास करवा देना है, किसी नाबीना आंखों से लाचार आदमी को सड़क पार करवा देना, ये सब कुछ बराबर हो जाता है। ये जो बाबाओं की बात आपने की, तो मैं, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं सोचता हूँ कि वो ये है कि हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि बिफोर फ्रीडम, आज़ादी से पहले हमारे, खासकर स्पिरिचुअलिटी को लेके, बाबाओं के लेके हमारे देश में क्या हालात थे, और उसके बाद में इसमें, इस ट्रेंड में कितना बदलाव आया। मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आया। आज हम देखेंगे कि हर जगह बाबा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है और लोग मानते भी हैं। तो ये जो बाबाओं का ट्रेंड है, ये क्या आज़ादी से पहले था? आपने जो साइंस के काफ़ी सारे आंदोलन रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, आपने उनमें भाग लिया है। आपने कई साइंटिस्ट को भी अपनी जान गंवाते देखा है क्योंकि उन्होंने सच्चाई की आवाज़ उठाई थी। तो काफ़ी जो आपने संघर्ष देखा है, आपने संघर्ष किया है, आज़ादी से पहले के हालात और बाद के हालात में क्या फ़र्क है? इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अगर अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो डेफिनेटली वो तो टेक्नोलॉजी लेके आए थे, साइंस लेके आए थे, वो तो मुझे नहीं लगता उन्होंने हमें ये सिखाया है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है सर? देखिए, एक तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि 5000 साल से हम दोनों तरह से नज़र डाल सकते हैं अपने समाज के ऊपर, अपनी सभ्यता के ऊपर। ये समाज जो था हमारा, ये एक तरफ तो बड़ा डिवाइडेड समाज था, यानी जातों में, धर्म में, प्रांतों में, बोलियों में, खान पान में, और ये दरारें पड़ी हुई समाज के अंदर, और इन दरारों के बीच में इंसान फंसा हुआ था। लेकिन
इन्हीं दरारों की जब हम बात कर रहे हैं तो पुराना जो सिस्टम था पूरा का पूरा, उस सिस्टम के अंदर एक संतुलन कायम किया हुआ था। यानी वो बड़ा ऑप्रेसिव था, दमन था उसके अंदर, पर वो दमन में संतुलन था। अंग्रेजों ने भी उस संतुलन को नहीं छेड़ा, यानी जातियों में बटे रहे, उसका इस्तेमाल किया उन्होंने। हम मजहब में बटे रहे, उसका इस्तेमाल किया उन्होंने। हम प्रांतों में बटे रहे, उसका इस्तेमाल किया। बंगाल को सबसे पहले 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश अंग्रेजों ने की थी 1905 में, जिसके खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ था और बंगाल को वापस उन्हें यूनाइट करना पड़ा था। तो उन्होंने बांटने का काम उसका इस्तेमाल किया। ये मुसलमान राजाओं ने भी किया, हिंदू राजाओं ने भी किया, तो ये चला आ रहा था। आज़ादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा बराबरी है सबकी। अब उस वक्त के जो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान बाबा पैदा हुए, जिनको हम बाबा नहीं कहते, जिनको हम ऋषि मुनि वगैरह और नाम दिए थे, बाबा नया नाम है, वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे थे। जिनका बड़ा नाम है आज, उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं आज़ादी के ख्वाब के साथ था, और उसके लिए ज़रूरी था कि वो समाज की बुराइयों पर भी नज़र डालें। तो कई ऐसे हमें नाम दिखाई देते हैं जिनमें समाज की बुराइयों के ऊपर नज़र डालते हुए मूवमेंट उन लोगों ने, धार्मिक मूवमेंट शुरू किए। 80 का दशक एक ऐसा दशक है जहां एक बहुत बड़ा बदलाव देश में आ रहा था। आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में उससे पहले तक कम से कम एक बड़ी क्लास के अंदर, देश के एक बड़े तबके के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को लेकर के, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के सहमति थी कि इस सहमति के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे और हम अंधविश्वास से देश को दूर ले जाएंगे। 80 के दशक में टेलीविजन आता है, पॉलिटिकल क्राइसिस होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस होती है इस बीच में, और वहाँ पर टेलीविजन को इस्तेमाल करने के लिए एक बाबा पैदा होता है जिसका नाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, और वो पॉलिटिकल पावर के पास साथ है। इससे पहले तक पॉलिटिकल पावर के साथ किसी बड़े बाबा का नाम नहीं, और ये एक मार्केट डेवलप करते हैं जिसकी जड़ें हमारे यहाँ अंधविश्वासों में पहले से ही मौजूद थी। तो ये तो कमर्शियलाइजेशन है ना सर, कंप्लीटली। एग्जैक्टली, यहाँ से धर्म का कमर्शियलाइजेशन शुरू होता है, और ये बाबा जमीनों के ऊपर कब्जा करते हैं। बेसिकली इट्स इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री बनाते हैं नई तरह की, और इस इंडस्ट्री का काम यह है कि वो नई तरह के या पुराने जो अंधविश्वास हैं उनको नए पैकेज में डालें, यानी उनकी पैकिंग बदल के डालें, नए अंधविश्वास भी पैदा करें और पुरानों में भी पैकिंग बदल दें। तो ये 80 के दशक में जब साइंस मूवमेंट भी उफान पे है, ये भी अपना काम में लगे हुए हैं। धीरे धीरे हमें पता लगता है कि कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी जो आरएसएस की बनाई हुई पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें कहीं ज्यादा ऐसे लोग पैदा होते हैं, लीडर्स पैदा होते हैं जो इन बाबाओं के पैर छू के बड़े हुए हैं। इससे पहले हम देखें, नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पटेल, ये 4 बड़े नाम हैं जो कांग्रेस के हमें मालूम है। कम्युनिस्ट बिल्कुल इनसे अलग हैं, लेकिन ये लोग भी किन लोगों के बीच में पल रहे हैं? ये लोग साइंटिस्ट से बेहतरीन दिमाग जो देश के अंदर हैं, चाहे वो सीडी रमन हो, चाहे वो एस एस भटनागर हो, चाहे वो जहांगीर भाभा हो, बेहतरीन राइटर्स, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। दुनिया के बेहतरीन दिमाग के
साथ बातचीत हो रही है, आइंस्टाइन तक से बातचीत हो रही है, रदरफोर्ड से बातचीत हो रही है इन लोगों की। तो वो अलग तरह की परवरिश हो रही है, पॉलिटिकल परवरिश जिसे मैं कहता हूँ। ये जो बाबा आए इन्होंने अलग तरह की परवरिश दी। तो आज हमारे देश में उन्हीं लोगों का कब्जा है जो बाबा के पैर छू कर रहे। और मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, वहाँ भी बाबा डेवलप हुए, बांग्लादेश में भी बाबा डेवलप हुए। चीन ने अपने यहाँ रोक दिया, बिकॉज चाइना में जो बाबा पैदा हुए, चाइना में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बाबा स्पिरिचुअलिटी ऐसा? वहाँ भी बाबा जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने कहना शुरू किया कि हम जो वो बेच रहे हैं वो खास तरह का कुकर है और इसमें पकाओगे तो तुम्हारी ये बीमारी दूर हो जाएगी, वो बीमारी दूर हो जाएगी। एक्यूपंक्चर वगैरह को भी बहुत उन्होंने एंटी साइंस तरीके से फैलाने की कोशिश की। तो वहाँ भी एक साहब पैदा हुए जिन्होंने कहा कि मैं सब्जी बताऊंगा, तुम बीमारी बताओ, मैं सब्जी बताऊंगा कि कौन सी खाओगे और ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने अपने यहाँ रोक लगा दिया। ये चाइना में होता था? चाइना ने 2000 के आसपास लॉ पास किया कि जब तक साइंटिफिक कम्युनिटी किसी दावे को सही करार नहीं देगी तब तक हम उस दावे को समाज में नहीं फैलने देंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन था उनका। बहुत टैक्टिकल डिसीजन था, इसीलिए आज वो हमसे बहुत आगे हैं। वरना 2000 तक उनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी लगभग बराबर थी। उनका इन्वेस्टमेंट और हमारा इन्वेस्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च के ऊपर बराबर था। यहाँ पर बाबाओं को बेलगाम छोड़ा गया और हमें ये मालूम है कि इसमें से बहुत सारे बलात्कारी हैं, साबित हो चुका है। जेल में हैं और उनको बराबर बेल मिल रही है। बहुत सारा तो असलहा इकट्ठा कर रखा था, आर्म्स इकट्ठा कर रखे थे अपने उसमें। लोगों का कहना यह है कि ट्रकों आर्म्स निकले हैं एक बाबा के यहाँ से। तो कोई बाबा दूध में नहा रहा था, लोग उसकी खीर खा रहे थे, खीर खा के मार दिया, खिला के मार दिया किसी पे। हालांकि उनके भक्त आज भी ये मानते हैं कि इनको फंसाया गया, बट वो कोर्ट में तो सबूत चलता है, सबूत देना पड़ता है वहाँ पे और बराबर उनको पैरोल मिलती है। सरकार में हिस्सा है उन बाबाज। कल ही की न्यूज़ है कि पैरोल मिली है 40 दिन की फिर। हाँ जी, बार बार आती तो ये जो नेक्सस क्रिएट हुआ, ये जो अनहोली नेक्सस क्रिएट हुआ, पॉलिटिकल लीडर्स, बाबाओं और क्रोनी कैपिटल, इनके बीच में जो नेक्सस क्रिएट हुआ है, इसने इस वक्त देश को एक ऐसी दिशा में धकेल दिया है जिसमें कि हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन सेफ नहीं। क्योंकि ये बाबा आर्मी में घुसे हैं, ये बाबा एजुकेशन सेक्टर में घुसे हैं, ये बाबा जुडिशरी में घुसे हैं, ये बाबा इनकी मीडिया में तो इज्जत ही इज्जत है क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। ये बाबा अपनी चैनल्स चला रहे हैं, पब्लिक भी है इनके पास, पब्लिक के साथ साथ बहुत पैसा है और इसलिए पब्लिक है। इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है। ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये मॉडर्न फैक्ट्रीज ऑफ मिथ्स एंड सुपरस्टिशन। लैंड बहुत है इनके पास, ज़मीनें बहुत है, ज़मीनें बहुत हैं। अगर हम शुरू के 10 बाबाओं की संपत्ति को ले लें तो न सिर्फ ये कि देश का हर बच्चा फ्री एजुकेशन पा सकता है, बल्कि हर एक बच्चे को लगभग 3 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 3 करोड़ 80 लाख बच्चों की एजुकेशन फ्री हो सकती है और उसके साथ साथ उनको लगभग 30,000 रुपये, 27-28 हज़ार रुपये, मैं ऐसे ही कैलकुलेशन कर रहा था खेल के, तो 27-28 हज़ार रुपये महीने का उनको स्कॉलरशिप दिया जा सकता बाबाओं की संपत्ति से। तो हम कहाँ लगा रहे हैं पैसा? साइंस में देश के पास पैसा है, ये देश का ही तो पैसा है ना जो बाबाओं के पास है। मेरे पास भी जो पैसा है, आपके पास भी जो पैसा है, वो देश का ही पैसा है ना। बिल्कुल। तो देश के पास तो पैसा है, वो लगाया कहाँ जा रहा है? लगाया यहाँ जा रहा है कि बाबाओं के आश्रम फूल फल रहे हैं और स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सिर्फ यूपी में ही हजारों की तादाद में स्कूल बंद कर दिए गए। तो हम यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं
और वहाँ पैसा डाल रहे हैं। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। अभी जो इन बाबाज के सामने जो लोग बैठते हैं, इसमें मैं पर्टिकुलरली किसी धर्म या संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रहा, स्पिरिचुअलिटी से जो भी लोग जुड़े हैं उन सबके लिए एक सवाल है ये, जो भीड़ इनके सामने बैठती है, वो देखा होगा आपने पंडालों में या किसी ऐसे ग्राउंड में वो गैदरिंग होती हैं और बड़े बुरे हाल में, गर्मी में, पसीने में, बारिश में लोग बैठते हैं, बट जहाँ पे वो उसका वो आसन लगा होता है, जहाँ पे वो बैठते हैं बाबा, वहाँ पे एक एसी चल रहे होते हैं ओपन, और अच्छे खासे आईफोन्स वो रखते हैं, और वो अच्छे फैंस चल रहे होते हैं, वो पानी की फुहार छोड़ते हैं ठंडी। तो ये जो बाबा हैं जितने, ये जो फैसिलिटी ले रहे हैं, ये खुद तो फैसिलिटीज साइंस से लेते हैं सारी, और अगर बीमार पड़ जाएं तो अल्टीमेटली वो जाते ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ही है। हाँ, तो वो उस टाइम पे वो स्पिरिचुअलिटी जो है या फिर वो पर्टिकुलर उनका गॉड उनकी हेल्प नहीं कर पाता, वो ये चीज़ पब्लिक को क्यों नहीं दिखती सर? पब्लिक को दिखाई देता है। पहले तो मैं उस बात की तरफ लौटता हूँ जिसमें पब्लिक, आम शहरी जो है वो अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। एक इंसान कोशिश ये करता है कि जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ख़ास तौर से ये पैर छूने वाली जो परंपरा है उसमें हम अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़ों के ऊपर डालते हैं, हम जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। तो इसी तरह से बाबाओं का फल फूल रहा है, एक वजह वो है। लेकिन दूसरी वजह यह है कि इनके पास पैसा इतना है, पॉलिटिकल पावर इतनी है, और ये अवैध तरीके से इकट्ठा किया हुआ पैसा इतना है कि उसकी वजह से ये पब्लिक को खरीदते हैं। एक बड़ी क्राउड को तो ये खरीदते हैं। जब भी अच्छा इनके जो आयोजन होते हैं, जो गैदरिंग्स होती हैं, बड़ी पब्लिक खरीदी गई होती है वहाँ पे, बड़ी पब्लिक खरीदी गई हुई होती है ऐसी, और ये पब्लिसिटी करते हैं। ये अपनी इंटरनेट के ऊपर से लेकर के अगर आप देखें तो टेलीविजन तक स्पॉन्सर्ड वीडियोस चलती हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियोस, ऐड पे पैसा खर्च होता है अच्छा खासा। और अगर हमारे देश की हम बात करें, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, मैं उससे पहले एक और बात कहना चाहूँगा जी, कि हमारे देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, जब मैं हमारे देश की बात कर रहा हूँ तो मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भी बात कर रहा हूँ साथ में। इन जगहों के ऊपर अगर आप एक बच्चे की दिनचर्या देखें तो जो मैंने बात किताब में भी लिखी है और जो मुझे परेशान करती रही है वो ये है कि वो जब घर में आँख खोलता है सुबह को तो वो ये देखता है कि कोई ना कोई रिलीजियस एक्टिविटी चल रही है। कोई भजन गा रहा है, कोई कुरान खानी कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दीप मोमबत्ती जला रहा है। कोई पहली चीज़ घर के अंदर आँख खोलते हुए जल अभिषेक ही कर रहा हो, चाहे वो अर्पण कर रहा हो। हमारी तो सुबह ही राम राम से और इन सब चीज़ों से होती है। तो उसकी आँख खुली और ये शुरू हुआ। फिर वो तैयार किया गया उसको, उसने नाश्ता किया घर पे, खिलाया पिलाया उसको घर वालों ने, और फिर चलते वक्त उसके या तो धागा बांध दिया या काला निशान लगा दिया नज़र ना लग जाए, या दवा पड़ के फूंक दी, या ताबीज़ पहना दिया। अब वो बाहर निकला, 1 किलोमीटर, मेरा दावा ये है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता कि 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ले बिना मंदिर, मस्जिद, बुर्जा, गुरुद्वारा कुछ ना कुछ दिखाई दे जाए। 1 किलोमीटर में तो बहुत कुछ आ जाता है। बहुत आ जाएंगे, राइट। मैं तो दावा कर रहा हूँ कि एक कोई दिखा दे कि भाई 1 किलोमीटर में मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, हो ही नहीं सकता। फिर वो स्कूल पहुंचा, वहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि भाई वो होगा, सरस्वती वंदना होगी स्कूलों में। मुसलमानों का स्कूल है तो वहाँ पर वो शुरुआती उससे होगी, कुरान खानी से होगी, कोई आयत पढ़ी जाएगी। क्रिश्चियंस का होगा तो उनका अपना कुछ ना कुछ। तो वहाँ भी यही, साइंस से, विज्ञान से, वैज्ञानिक सोच से 45 मिनट से ज़्यादा उसका वास्ता नहीं है। वो भी किताब में, अगर स्कूल जा रहा है तो जी, टेक्नोलॉजी से होता है पर साइंस से नहीं होता। लौट के आए यही क्रिया है, मार्केट में जाए यही क्रिया है, उसको दिखाने के लिए लेके जाइए आप डॉक्टर के पास, वहाँ भी लगा हुआ है कुछ ना कुछ, पर दिखता नहीं है।
इसे मैं कहता हूँ बम्बार्डमेंट या वर्षा हो रही है रिलीजियस मैसेजेस की। बुरा है या अच्छा है छोड़ दीजिए, साइंस के मैसेज आपको नहीं दिखाई देंगे। किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारे में कभी आपने आइंस्टाइन की फोटो देखी है? कभी नहीं। और वो जिस साइंस से वो बने हैं, आपने न्यूटन की नहीं देखी होगी, आपने गलीलियो की नहीं देखी होगी, किसी की, इनमें से किसी की नहीं देखी? कभी नहीं। कभी नहीं देखी। चलिए ये बाहर के हैं, हमारे अपने सीवी रमन की हो जाती कि भाई चलो इनकी लगा लेते हैं, नहीं होगी। कलाम साहब हैं, कलाम की लगा लेते हैं फोटो, नहीं होगी। तो साइंस के मैसेजेस तो हैं ही नहीं समाज में। टेक्नोलॉजी ज़रूर है, वो सारी चाहिए। जैसा आपने कहा कि उस बाबा को जो बैठा हुआ प्रवचन दे रहा है, उसकी जनता तो पसीने में डूबी हुई है और वो मज़े से आसन के ऊपर बैठ करके मज़े ले रहा है। हाँ जी। वो साइंस की सारी जो वो टेक्नोलॉजी की सारी सहूलतें सहूलियत साइंस नहीं चाहता। साइंस नहीं चाहता। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी चाहता है, वो साइंस नहीं चाहता। और यही हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में आज रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा था कि ना ये बाबाओं के पैर छू करके बड़े हुए हैं, तो उससे आगे सोच नहीं सकते। इनका विजन जो है वो टनल्ड विजन है। और ये नहीं सोच सकते कि बिना साइंस के टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। यानी टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर भरोसा करेंगे हम, तो दूसरे देशों में जो कुछ पैदा होगा वहाँ से हमें ख़रीदना पड़ेगा। और दूसरे दोस्त जैसे देश, जैसे ट्रंप साहब ने कल 25% लगा दिया टैक्स हमारे ऊपर, उस तरह से कभी भी टेक्नोलॉजी को रोक सकते हैं। और क्या कर रहे हैं हम? बयान ही दे रहे हैं उसको, कुछ कर तो नहीं सकते ना हम। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है नहीं टेक्नोलॉजी में। एग्जैक्टली। बिना साइंस के नहीं हो सकता। और ये विजन था नेहरू का विजन। इसलिए मैं नेहरू को बहुत बड़ा IIT बनाया, काफ़ी कुछ उन्होंने बनाया। वो जानते थे कि बिना इंडिपेंडेंटली अपने देश के अंदर आत्मनिर्भर अगर होना है तो साइंस के नहीं हो सकता। इसलिए साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाए उन्होंने। सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बनाई, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाए जिन्होंने हमको टेक्नोलॉजी तक पहुंचाया, जिसकी वजह से आज इसरो जो है वो प्रक्षेपण कर पाता है। ये जो नेहरू जी की आपने बात की और आज के हालात की हम बात कर रहे हैं, तो एक मेन इशू आता है बीच में, एजुकेशन निकल के। ये जो डिफरेंस था सोच का, हमारे जो नेता रहे हैं या पब्लिक के जो कर्ता धर्ता उनको बोल सकते हैं थे, ये एजुकेशन की वजह से था कि एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं या जो आपकी समझ है उसका प्रखर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आज इतने सालों के बाद ये देश ये चीज़ें क्यों भूल रहा है? हम क्यों चाहते हैं कि एजुकेशन को सेकंड, थर्ड या फिर फिफ्थ प्रायोरिटी बना दिया जाए? और इस देश में हर कोई यही चाहता है कि चमत्कार ही सब कुछ है, चमत्कार ही होगा। यहाँ तक कि अच्छे से समझाया गया है कि जब तैमूर आया था तो कोई देवी या कोई गॉड आपको बचाने नहीं आया था। जब जब अत्याचार हुए हैं, अगर आपका कल किसी के साथ युद्ध हो जाता है शुरू, तो आपको साइंस ही बचाएगी। तो इसमें भी फिर लोग ढूंढ लेते हैं कि इसका मतलब तो साइंस ही गॉड है, फिर उसकी पूजा शुरू हो जाती है। ये इतना डीप पेनिट्रेशन इस चीज़ का, ये हुआ कैसे है? क्यों हम हमारी प्राथमिकता नहीं चुन पा रहे हैं सर? जब शुरुआत में इंसान ने सवाल पूछे कि ये ब्रह्मांड कैसे बना वगैरह वगैरह, इस तरह के जिन सवालों की हम बार बार बात करते हैं, जो बड़े सवाल हैं इंसान के, तो उस वक़्त बड़ा आसान सा, लचीला सा एक फ्रेमवर्क तैयार किसी ने किया कि भाई सब कुछ गॉड पे डाल दो, सब कुछ भगवान पे डाल दो, सब कुछ इस पे डाल दो। उसने नए नए रूप लिए हैं और वो आज भी हमारे समाज के अंदर मौजूद है। और उसको अब पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। बिल्कुल। पाकिस्तान में जाहिर है कि इस्लाम के नाम के ऊपर होता है वही सब कुछ। आज 70 साल बाद हम वो जो पाकिस्तान में पहले हो चुका है उसको होते हुए अपने देश में देख रहे हैं। पर मैं कहता हूँ कि ख़तरनाक रास्ता है तो मंजिल भी उतनी ही ख़तरनाक हो।
आप रास्ता वही चुने जो पाकिस्तान ने चुना था, और आप बेहतर समाज बना पाए पाकिस्तान से, ये नहीं हो सकता। तो आपको लगता है अगली नस्लों को चेत जाना चाहिए, नौजवानों की ये जिम्मेदारी है। हम जो कर सकते थे हमने किया, हमारी नस्ल अब जा रही। आज के नौजवान को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान का रास्ता हिंदुइज्म के नाम पे अपनाओगे तब भी रास्ता वही है। बिल्कुल। इस्लाम के नाम पे रास्ता अपनाओगे वही, तो मंजिल वही होगी। क्रिश्चियनिटी के नाम के ऊपर, बुद्धिज़्म के नाम के ऊपर हम दिखाई दे रहा है म्यांमार में क्या हो रहा है, हमें मालूम है कि बुद्धिज़्म के नाम के ऊपर श्रीलंका में क्या हुआ। रास्ता अगर वही है तो नाम बदलने से कुछ नहीं होने जा रहा, मंजिल भी वही होगी। उतने ही बुरे हालात पैदा होंगे जितने पाकिस्तान में पैदा हो। एजुकेशन की बात करते हैं सर थोड़ा सा, क्योंकि ये सब कुछ टिका हुआ तो बेसिक एजुकेशन पे ही है। साइंस थी या फिर जो एजुकेशन थी, या हमारे जो बेस्ट माइंड्स थे, वो जो हमारा यूथ है इतने समय में, आज 70 साल से ज़्यादा हमें हो चुके हैं आज़ाद हुए, तो वो जो लोग थे उन्होंने डायरेक्टली समाज के लिए कुछ करके दिखाया है, कुछ डिलीवर किया है जो ये बाबा नहीं कर पाए। वो सब साइंस ने किया है। इनफैक्ट जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी हम साइंस की हेल्प से बैठे हैं। हमारा जीवन चल रहा है साइंस से, हम पेड़ों से उतर के यहाँ तक पहुँचे हैं तो साइंस की मदद से पहुँचे। यूथ से, नई पीढ़ियों से ये सब चीज़ें कनेक्ट और पेनिट्रेट उनसे क्यों नहीं कर पाई? क्यों ये हुआ कि हाँ सब कुछ चमत्कार देखने के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी देखने के बाद, टच स्क्रीन फ़ोन के बाद, 5G का आज ज़माना है, इतने सारे चमत्कार देखने के बाद भी क्यों यूथ से कनेक्ट नहीं कर पाया साइंस? क्या इसके पीछे एक ही वजह है कि हम चमत्कार चाहते हैं, काम चोरी, या फिर कोई अन्य वजह हो सकती है इसके पीछे आपका? देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए बहुत कम ट्रेनिंग चाहिए होती है। अगर आपको सेलफोन का बटन दबाना है तो वो सीखने में बहुत टाइम नहीं लगता। पर साइंस को समझने के लिए एक मुश्किल रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है। क्योंकि साइंस में अगर आप वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस नहीं जानते हैं तो फिर आप फोर्स नहीं जान पाएंगे, और फोर्स नहीं जान पाएंगे तो आप एनर्जी नहीं जान पाएंगे, आप वर्क नहीं जान पाएंगे। ये इसके लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो साइंस का रास्ता आसान रास्ता नहीं। दूसरी परेशानी ये है कि हम तक साइंस के, एक आम आदमी तक साइंस के निष्कर्ष पहुंचते हैं, साइंस का तरीका नहीं पहुंचता। उसके रिजल्ट्स देखता है, वो रिजल्ट्स देखता है, अच्छे होते हैं तो अपनाता है। जैसे अभी कोविड में कितने भी पंडे और मौलाना पाकिस्तान में चिल्लाते रहे कि भाई ये वाली दुआ पढ़ोगे तो कोविड नहीं होगा, और यहाँ कह रहे थे कि गोबर लगा लो और थाली बजा लो और क्या नाम है, ताली बजा लो और बत्ती जला लो और बत्ती बुझा दो। ये सब तो प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे थे हमारे यहाँ के, बेवकूफ़ बना रहे थे लोगों को और जहालत की तरफ ढकेल रहे थे। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है। लेकिन यहाँ गौमूत्र की इतनी चर्चा की गई कि भाई उससे हाथ धो लो, उससे नहा लो, कोविड नहीं। पर लोगों ने माना क्या? जो साइंटिस्ट ने कहा सैनिटाइजर खरीदो, लोगों ने सैनिटाइजर खरीदे। साइंटिस्ट ने कहा एक दूसरे से दूर रहो, लोग दूर रहे। लोगों ने माना इस बात को कि दूर रहना चाहिए। जब लाइफ पे बात आई तब माना सर, लेकिन माना साइंटिस्ट का। लाइफ पे बात आ रही थी तो किसी पंडे का नहीं माना होना, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी किसी मुल्ले का नहीं माना। आती है तो फिर साइंस पे ही जाता है। बिल्कुल। तो इसमें मामला ये है कि आज भी चाहे कितनी भी गरीब से गरीब, जाहिल से जाहिल जनता क्यों ना हो, गांव के गंवार क्यों ना हो, जिन्हें हम बहुत घृणा की नज़र से देखते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से देश पीछे है, उनका भी यकीन पूरी तरह से साइंस में है। ये अलग बात है कि जो सोशल प्रेशर है वो उन्हें लगातार अंधविश्वास की तरफ धकेलने की कोशिश करता रहता है, और अब पॉलिटिकल प्रेशर भी उनको
धकेल रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर भी उनको उधर धकेला, उसके बावजूद उनका पूरा यकीन साइंस में है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो साइंटिफिक ऑप्शन ही की तरफ जाते हैं। यानी आज अगर किसी को कैंसर होता है तो वो बाबाओं के पास तब जाता है जब वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल। जब उसके पास ऑप्शन नहीं बचता कोई, तब वो जाता है। आम आदमी की बात कर रहा हूँ। बाबा खुद तो अपने इन्फ्लुएंस से फॉरेन एडमिट हो जाते हैं, बड़े से बड़े वेदांता हॉस्पिटल खुल गया उनके लिए हॉस्पिटल में, और काफी अच्छा इलाज उनको मिलता है, पैसे की कमी नहीं है, पॉलिटिकल रेपुटेशन अच्छी रखते हैं क्योंकि वोट बैंक उनके हाथ में है। वो एक है ना बाबा जो अंग्रेजी बोलता है टेढ़ा मुंह करके, बहुत अपने को इंटेलेक्चुअल बनता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, इंग्लिश बोलता है, अंग्रेजी में बाबागिरी करता है, वो स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है। कई सारे बाबा हैं, बहुत भयानक बाबा है, तो बड़ी जमीनों पे मीम आते हैं, चुटकुले भी सुनाने लगे हैं बाबा आजकल, और काफी चीजें। नहीं, वो तो बड़ा सीरियस बन के, इंटेलेक्चुअल बन के बातें करता है। वो है बैंगलोर कहीं का है, उसने बड़ी ज़मीनों पे कब्जे वब्जे कर रखे हैं। ओके। तो वो भी एडमिट तो खुद जा करके हो गया, दूसरों को ही दर्श देता है। एडमिट तो रामदेव जी भी अंदर रामदेव भी दूसरों का इलाज करते फिर रहे हैं, खुद कहाँ एडमिट हुए, अपनी तो दवा नहीं खाई उन्होंने। अभी उन्होंने एक पेड़ दिखाया था जिसमें 2.5 लाख रुपए किलो के आम दिखाए थे उन्होंने, लोग वहां जाते तो हैं। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये फैक्ट्रीज हैं अंधविश्वास की, और इनसे दूर रहना चाहिए। अभी अगर मैं आपकी साइंस से दूसरी साइड की बात करूं, इन दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए बीच में एक चीज़ आती है, वो है भाषा। अगर साइंस और आप राइटर भी हो, पोइट भी हो, बट इन दोनों चीज़ों के बीच में एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आप आपकी लैंग्वेज से, आपकी भाषा से कितने कनेक्टेड हो। और जब भाषा की बात आती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है उर्दू और संस्कृत। उर्दू का मैं इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि हमारे जो ये तहसील लगा लो, हमारे कोर्ट्स हैं जितनी, या फिर हमारे जितने भी राजनयिक जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें उर्दू भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है अभी तक। अब उसके खिलाफ शुरू हो गई है मुहिम पूरी। बट अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की या फिर एजुकेशन की, या कुछ बड़े चेहरे मैं ऐसे देखूं जो जिन्होंने समाज में कुछ किया है, जिनकी लेखनी में कुछ अलग चीज़ थी, जिनकी जो वाक्यांश थे वो यूनिक थे, तो उसका उर्दू में बहुत गहरा प्रभाव है। और अगर हम सिंपल भाषा की भी बात करें तो उर्दू की उसमें आज भी गहरी छाप है। तो इतना आसान तो नहीं है इसको निकालना, परंतु मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि उर्दू भाषा जो है हमारी, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी अधिक होने के बावजूद वो आने वाली पीढ़ियों से इतनी दूर क्यों रह गई है? उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वो सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए? एजुकेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उसके लिए क्या जगह होनी चाहिए? क्योंकि उर्दू बहुत पुरानी भाषा है, ऐसे तो इसको नहीं छोड़ा जा सकता। आप सही कह रहे हैं। उर्दू भाषा का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ जी। इस वक्त मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़कर इंडिया की बात कर रहा हूँ। भारत की अगर किसी अकेली भाषा की जड़ें पता हैं कि वो कब, कहाँ, किस तरह पैदा हुई, पली बढ़ी, परवान चढ़ी, उसमें क्या क्या हुआ, किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तो वो ज़बान है उर्दू। हमें और किसी भाषा के बारे में ये नहीं पता कि वो कब पैदा हुई। उर्दू के बारे में पता पैदा कब हुई। बिल्कुल, उर्दू के बारे में पता है। तो उर्दू एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाषा है हमारे देश की। हमने उसको कम्युनल पॉलिटिक्स में धकेल दिया और उसको पाकिस्तानियों के हवाले कर दिया, डिब्बे में बांध करके, पैक करके, और कहा तुम ले जाओ हमारी भाषा। एक टैग ही है बस वो सर। तो पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी हुई इस पे कि चलो भाई ये हमें मिल गई भाषा। पर उनके यहाँ भी परेशानी खड़ी हो गई क्योंकि वहाँ की तो भाषा थी नहीं, वहाँ तो पंजाबी थी और सिंधी थी और बलोची थी, 3 मेजर भाषाएं थी वहाँ की।
वहाँ परेशानी खड़ी हो गई। दूसरी तरफ बंगाल था तो बंगाली भाषा थी। तो हमने अपनी भाषा को पैक करके कम्युनल पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर उधर भेज दिया। लेकिन मेरी मातृभाषा उर्दू है और उससे मुझे मोहब्बत है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और भाषा से नफरत होनी चाहिए। दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सकें आप, उतना ही अच्छी बात है। पर ये जो डिवाइड था जिसकी बात कर रहे थे हम, हिंदी और उर्दू, उसमें जो कम्युनल पॉलिटिक्स हुई उसकी वजह से उर्दू बोलने वालों ने ये तो कहा कि भाई गंगा जमनी तहजीब है और हमारे यहाँ ब्रजनारायण चकबस्त हैं और आनंद नारायण मुल्ला हैं और रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी हैं वगैरह वगैरह, ब्रजनारायण चकबस्त, ये सब हमारे हैं और उर्दू के लेखक हैं, ये बड़े लोग हैं, हमारे नाम, तो ये गंगा जमनी। बिल्कुल। पर उर्दू वालों को यकीन था कि असल में तो मुसलमानों की ज़बान है। जो कम्युनल माइंड था उर्दू का, उसको ये यकीन था। हिंदी वालों ने क्या कहा? हिंदी वालों ने कहा कि भाई हिंदी तो जो है वो राज्य भाषा है। हमने लिख भी दिया कि राज्य भाषा है और ये सबकी भाषा है, सारे हिंदुस्तान को सीखनी चाहिए। और आजकल तो बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर लेकर के, मारपीट करके भी सिखाने की कोशिश कई जगह की गई। तो ये तो था जो हमारे दिग्गज थे, राइटर्स, पोएट्स, ये सारे लोग। पर उनका कम्युनल माइंडसेट जिनका था, उनको ये यकीन था कि ये सबकी जबान तो है, मुसलमानों की नहीं। तो उर्दू वालों का ये एटीट्यूड, हिंदी वालों का ये एटीट्यूड, इसके बीच में जबानें फंस गई। और हमने एक पुरानी जो लगभग मुर्दा जबान थी, संस्कृत, वहां से उठाया और अल्फाज ठूसने शुरू कर दिए, शब्द ठूसने शुरू कर दिए हिंदी में। तो हमने हिंदी को मारना शुरू कर दिया। हिंदी में तो बहुत सारे शब्द उर्दू के भी। उर्दू वालों ने हमारे यहाँ मर चुकी फारसी में से उठा लिए और ठूसने शुरू कर दिए। तो उन्होंने अपनी जबान को मारना शुरू कर दिया। मेरा मानना यह है कि दोनों को वहां जाना चाहिए था जहां दोनों बहनें पैदा हुई थी। और वो पैदा हुई थी इस देश की खेत की मिट्टी में। उसमें जितनी बोलियां कहते हैं, जिनको हम बोलियां, बिल्कुल, वहां से ये पैदा हुई थी। ये अगर वहां वापस जाते और वहां से अल्फाज उठाते तो ये जबानें जिंदा जबानें होती। हिंदी आम इंसान नहीं समझता जो लिखी जाती है। सड़क पे चलने वाला वो हिंदी नहीं बोलता, वो नहीं समझता। सड़क पे चलने वाला जो उर्दू लिखी जाती है वो भी नहीं समझता और नहीं बोलता। मेरा मानना यह है कि नए अल्फाज आए। हमारे देश से बाहर जब मैं जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वो अंग्रेज़ी से, फ्रेंच से, रशियन से, जापानीज से, चाइनीज से शब्द उठाते हैं और उसे बदल के अपना बना लेते हैं, स्वरूप दे देते हैं। अपना स्वरूप दे देते हैं। ये इसकी बड़ी सारी एग्जाम्पल। आप कविताएं लिखते हो। एक और पॉइंट है इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारे गरीब आदमी को इसमें कोई शर्म नहीं आती कि वो उसे अपना ले। और इसलिए हमें बिहार में जिनका मजाक उड़ाया जाता है, वहाँ लोग कहते हुए सुनाई देते हैं कि हमें टेलीफोन यही लीजिएगा। बिल्कुल। उनको कोई शर्म नहीं है। उन्होंने उठाया अंग्रेजी का एक शब्द टेलीफोन और उसको नए अंदाज में पेश कर दिया, अपना बना लिया। अब वो अंग्रेजी का नहीं रहा, अब वो वहाँ का है, लोकल लैंग्वेज का है। आप क्यों नर्वसाए रहे हैं? मैंने ये सुना है। नर्वसनेस को, नर्वस होने को शब्द उठाया और उन्होंने अपना बना लिया। मेरे ख्याल में ये चीज़ करनी चाहिए थी हिंदी और उर्दू को। हमने इसका उल्टा किया है, तो अपनी ज़बानों के साथ ज़्यादती की। आपने साइंस से लेके पोइम लिखी, बुक लिखी,
मिथकों से विज्ञान तक मैंने पढ़ी, एक बहुत अच्छी बुक है। मैं दर्शकों से भी करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बुक है, मिथकों से विज्ञान तक। आप ये बुक ज़रूर पढ़ें, आपका कोई सवाल साइंस या स्पिरिचुअलिटी को लेकर बचेगा नहीं। सेकंड है कि ये जो संतुलन है भाई, शायरी और विज्ञान, ये दोनों बिल्कुल, आप, मुझे नहीं पता कैसे समझते हैं, लेकिन अगर आम नज़र से देखें तो ये बिल्कुल अलग अलग फील्ड हैं। इनमें संतुलन आप कैसे बनाए हुए हैं सर? कैसे बनाया आपने इनमें संतुलन? मजाक में तो ये बात कही जा सकती है कि साइंटिस्ट के बीच में शायर और शायरों के बीच में साइंटिस्ट हूँ। शायर मुझे शायर नहीं मानेंगे, साइंटिस्ट मुझे साइंटिस्ट नहीं मानेंगे, वो शायर मान लेंगे, ये साइंटिस्ट मान लेंगे, तो बड़ा आसान हो जाता है ज़िंदगी का कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन इसमें घर की परवरिश का, स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। स्कूल में मैं दोनों का प्रेसिडेंट रहा, दोनों, यानी लिटरेरी सोसाइटी का भी और साइंस सोसाइटी हमारे यहाँ हुआ करती थी स्कूल में, मैं दोनों का प्रेसिडेंट रहा। हमारे घर के माहौल में अम्मा अब्बा दोनों बहुत पढ़ते थे, और उनके हाथ में हमेशा दोनों की किताब हमेशा होती ही थी। हमें पढ़ के सुनाते थे, ख़ास तौर से जो लिटरेचर बड़े राइटर्स का था, वो अंग्रेज़ी जब नहीं आती थी तो अब्बा अंग्रेज़ी से ट्रांसलेट करके भी सुनाते थे पूरी पूरी किताबें, यानी अ टेल ऑफ टू सिटीज़ उन्होंने हमें बचपन में ही पूरी ट्रांसलेट करके सुना दी थी। जब भी उनको वक्त मिलता था, हम सब ख़ास तौर से सर्दियों में लिहाफ में घुस जाते थे, अब्बा पढ़ के सुनाइए, हमें सुनाइए। घर के अंदर गालिब की भी वही इज्जत थी जो आइंस्टाइन की थी। ओके, तो दोनों का शायद उसका असर है, जिसकी वजह से वैसे हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है, और हर इंसान के अंदर जो थोड़ी सी क्रिएटिविटी होती है उसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है वो, बाकी सब कुछ मेहनत है। सर एक बड़ा एजुकेशन की तरफ मैं थोड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा लेके जाना चाहूँगा। मेरे एजुकेशन को लेके दो मेजर सवाल हैं, और ये मेरे नहीं हैं, ये हर एक माँ बाप के हैं, हर एक बच्चे के हैं। पहला सवाल तो ये है कि मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये जो जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर जब बच्चा इनिशियल स्टेज में होता है तो काफ़ी सारे बच्चे इजीली इनको समझ नहीं पाते, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो उनको टफ़ लगता है। तो और लेकिन है ये बहुत ज़रूरी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी जो अप्रोच है, या पेरेंट्स की जो अप्रोच है, स्कूल का फ़र्ज़ तो छोड़ ही दीजिए सर, हमारी बच्चे को जो इन सब्जेक्ट्स को लेके जो अप्रोच है हमारी, वो कैसी होनी चाहिए? क्या पैटर्न माँ बाप अपनाएं जिससे वो बच्चा साइंस को, टेक्नोलॉजी को, या इन सब्जेक्ट्स को आसानी से समझ पाए, एडोप्ट कर पाए? कौन से ऐसे पैटर्न हैं, क्या करें वो? एक तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ मदर टंग में, यानी मातृभाषा में, शुरुआत के पीरियड में ख़ास तौर से बच्चे को ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाए जाने चाहिए। इसमें मैं पूरी तरह से यकीन रखता हूँ जी, क्योंकि शुरुआत के पीरियड में अगर वो एक ज़बान सीखने के लिए भी कोशिशें कर रहा है, आप उसको धकेल रहे हैं ऐसी सिचुएशन में कि ज़बान भी सीखो और साइंस भी सीखो, ज़बान भी सीखो और उसके साथ साथ मैथ्स भी सीखो, तो ये मुश्किल काम हो जाता है किसी भी बच्चे के लिए। घर के ऊपर वो बोल नहीं सकता अंग्रेज़ी ज़बान, माँ बाप को नहीं आती है अंग्रेज़ी ज़बान, समाज में नहीं बोली जाती है, और यहाँ उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है उसको दोनों चीज़ों को एक साथ सीखने की, तो एक मुश्किल काम हो जाता है, जिससे ज़्यादातर बच्चों के दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है। तो ये हम एक चार दीवारी खड़ी कर रहे हैं। अब इसके पार बहुत कम बच्चे जा पाते हैं, यानी ज़बान भी सीख लें जी, तो हर्डल रेस में 2 हर्डल हैं, जिनमें से किसी भी एक में वो गिर सकता है। बच्चा बर्डन फील करता है।
बर्डन फील। जाहिर सी बात है, हम भी करेंगे। कोई भी करे। एक लिमिट के बाद जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप ज़बानें सीखते हैं, आपका इंटरेस्ट भी पैदा होता है दूसरी ज़बानें सीखने का, तो दूसरी ज़बानें सिखाते हुए अगर मैथमेटिक्स हो रही है और फिर साइंस हो रही है तो खुद एडॉप्ट कर लेगा बच्चा। मैं किसी भी ज़बान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और ना होना चाहिए। कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ खामियां हैं कि हम उसको कुछ उस खेल में या फिर एजुकेशन सिस्टम्स के से पहले ये बात जाननी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी सीखना जो है वो कॉलोनियल माइंडसेट का पार्ट है। यानी वो ज़बान नहीं है खाली, वो आपको कॉलोनियल भी बना रही है। आप गलत अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो आपके ऊपर हंसा जाता है। आप गलत हिंदी या उर्दू बोल रहे हैं या तमिल तेलुगु जो भी हिंदुस्तानी ज़बान बोल रहे हैं तो कोई हंसेगा नहीं आपके ऊपर, लेकिन गलत अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो आपके ऊपर ये एक परसेप्शन हमने बना लिया है। और हमने ये भी अंग्रेज़ों से सीख लिया है और लगातार इसके ऊपर समाज जो है वो उसी दिशा में चल रहा है कि अंग्रेज़ी बोलने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग रखता है। अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो तुम बेवकूफ़, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो ज़बान है एक, वो सिर्फ एक लैंग्वेज है। वो एक लैंग्वेज है। वहाँ का बच्चा आँख खोलते ही अंग्रेज़ी बोलता है, जैसे यहाँ का बच्चा हिंदी बोलता है। तमिल बच्चा तमिल बोलता है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो आप कह रहे हैं वह ये है कि अगर हम प्राइमरी एजुकेशन में ख़ास तौर से, लेकिन ये बात बाकी एजुकेशन के लिए भी सच है कि बुरे टीचर पैदा करेंगे तो वो बुरा समाज पैदा करेंगे, वो अच्छा दिमाग पैदा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो टीचर्स की अपनी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर को मैथमेटिक्स नहीं आती और आपने उसको ज़बरदस्ती करके पढ़ाने के लिए नौकरी दे दी, क्या पढ़ाएगा? बच्चों को आएगी नहीं, वो खुद ही डंडा मारेगा। तो सिलेक्शन ही अप्रोच के बल पे होता है मोस्टली। सबको पता है कि किस तरीके से हमारी भर्तियां होती हैं। और अब तो आरएसएस के बिना सुना है भर्ती ही नहीं होती। अभी एसएससी वालों को बहुत डंडे पड़े हैं, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर्स थे, उनसे पुलिस वालों ने बदतमीजी की है। ये बड़ी शर्म की बात है पुलिस के लिए भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कि उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। अगर आप टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो समाज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अगली नस्लों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। टीचर की रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज वो समाज को ढालता है, वो देश को ढालता है। अब ये जो आपका जो पॉइंट है टीचर वाला, अब मैं ये सीधा पॉइंट जो है इसको बड़ी अच्छी जगह कनेक्ट करता हूँ सर। और मेरा ये ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। ये बड़ा मेजर सवाल है, ये उनके लिए भी है जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए भी है जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है। हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे सुपर माइंड्स हैं, हम आपने देखा होगा कि जो रिमोट सिटीज़ हैं या हमारी मेन सिटीज़ भी हैं, जो मेट्रो सिटीज़ भी हैं, जो हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड है, जहाँ पे एक्चुअल में पीएचडी होती है, जहाँ पे एक्चुअल में रिसर्च होती है। हमारी जो अप्रोच है, हमारे बच्चे, हमारा समाज क्यों नहीं सोच पाता कि हम वहाँ तक अप्रोच करें, हमारे बच्चे वहाँ तक जाएं, वहाँ तक पढ़ें, एक्चुअल एजुकेशन उनको मिले। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जहाँ जो कमी है वहाँ की लोकल या फिर नेशनल लेवल पे हमें पता है। बच्चों की जो अप्रोच है हमारी, उन यूनिवर्सिटीज़ तक जाने के लिए क्या अप्रोच, किस माइंडसेट के तहत बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए? मेरा मानना ये है कि हमको ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ बनाना चाहिए। और जब हमने बनाई एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम जेएनयू था, तो उसके ऊपर सबसे रूढ़िवादी जो ताकत थी उसका भयानक अटैक आया है उसके ऊपर। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको बहुत बड़ी तोप माना जाता है और वो हैं भी, क्योंकि उन कंट्रीज़ को ये पता है कि तुम्हारे देश की जो नींव बनाएंगे वो ये लोग बनाएंगे। करेक्ट। वो उन पे अच्छा खर्च करते हैं और बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। मैंने ये सुना है कि चाइना में, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता कि कंट्रोवर्शियल हो, बट ये फैक्ट है कि जो चाइना है, चाइना में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड टीचर की है। बिल्कुल।
ये अप्रोच मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं ये मैसेज उन तक जाए कि आप वहाँ तक अप्रोच करो, और ये तरीका है वहाँ तक अप्रोच करने का, इसका कोई पैटर्न बता दीजिए। अगर हमारा समाज टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जो अब हो रहा है, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से वो बहुत भयानक शक्ल ले रहा है, जहाँ माँ बाप हों या बच्चे हों, उनकी एक दिन की पॉकेट मनी जो है वो टीचर की सैलरी से अगर ज़्यादा है तो फिर उनकी इज्जत नहीं हो सकती। तो ऐसे समाज को बनाने में आप जो पूरी कोशिशें कर रहे हैं, उनकी वजह से भयानक हालात पैदा होंगे। मेरा मानना यह है कि हमें उन देशों से सबक लेना चाहिए जहाँ टीचर की सही में इज्जत की जाती है। और इज्जत करने का ये मतलब नहीं है कि टीचर की सारी बातें मान ली जाएं। टीचर का भी ये एक दायित्व बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने से बेहतर स्टूडेंट्स पैदा कर सके। बिल्कुल, और उसको खुशी भी मिलती है इस काम में। उसको खुशी मिलनी चाहिए। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो खुशी मिलेगी। बिल्कुल। अगर आप रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे तो वो अपने से बेहतर स्टूडेंट्स को नहीं चाहेगा कि बने। हमारे यहाँ ये अलग बात है कि जो ढांचा है समाज का, उसमें बहुत परेशानियां हैं। जो अपर कास्ट है वो नहीं चाहती कि दलित पढ़ पाएं, आदिवासी पढ़ पाएं। वो एक्टिवली आज की 70 साल की आज़ादी के बाद भी कहते हैं कि अगर इनके बच्चे पढ़ गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। आज भी हमको सुनने को मिल जाता है कि इन्हें तो अलग ही रखना चाहिए पढ़ाई से, ये तो पैदा ही जूते गांठने के लिए हुए हैं, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाती। अगर हम ये समझ नहीं बदलेंगे, और मुझे लगता है कि ये जो सरकार इस वक्त की है ये भयानक रास्ते पे मुल्क को ले जा रही है, इसको जितनी जल्दी हटाया जा सके हटा देना चाहिए, क्योंकि ना ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यकीन रखती है और ना ये एजुकेशन में यकीन। पब्लिक तो सर कोशिश कर रही है, वोट परसेंट तो 32%। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नहीं हट पा रही है, पब्लिक वहाँ तक डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकती, ये सबको पता है। तो पब्लिक को कोई और रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली सर, तभी मैं बोल रहा हूँ सर कि एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन से ही बदलाव आएगा। बिल्कुल। मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा हूँ, मैं मलिक साहब से मिला था, सत्यपाल मलिक जी से, और उनका लास्ट मैसेज है मेरे ही चैनल पे रिकॉर्डेड है। उन्होंने ये बोला था कि किसी बुढ़े का अगर आप काज करते हो, बहुत पैसे खर्च करते हो, उससे उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, और आप कुछ भी कर लो। वन एंड ओनली सॉल्यूशन उन्होंने ये बताया था कि जो आपके बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे जितना हो सके उतना खर्च करो, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाओ। गर्ल्स आर बेस्ट, कम वायलेंट होती हैं लड़कों की बजाय, वो अधिकार नहीं चाहती चीज़ पे, ओनरशिप नहीं मांगती जैसे लड़के मांगते हैं। ये सारे मैसेज तमाम मुद्दे के गए थे, बट ये डॉट वो कनेक्ट नहीं कर पाए कि हमारी अप्रोच, हम कैसे पहुँचे ऑक्सफोर्ड तक, कैसे वहाँ तक जाएं, वो रास्ता नहीं पता किसी को। रास्ता बहुत साफ है, पॉलिटिकल बदलाव लाना पड़ेगा और इसके लिए जनता को जागरूक करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई छोटा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पतली गली से निकल करके हम चले जाएं। हमें संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए कि इस देश के जो हालात हैं उनमें एक शहरी अपनी जिम्मेदारी भी समझे और अपना हक भी समझे। हमारा शहरी ना अपने हक समझता है ना अपनी जिम्मेदारी समझता है। तो बेटर यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए पॉलिटिकल बदलाव की क्या ज़रूरत है सर? पॉलिटिक्स ही डिसाइड करती है कि डार्विनिज्म रहेगा एनसीईआरटी की किताब में या नहीं रहेगा। एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ दर्शकों के लिए। आप बाहर निकाल देंगे पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, ये पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है। अभी नहीं है पीरियोडिक टेबल। टीचर क्या कर रहा है क्लास के अंदर, वो पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है। तो पॉलिटिकल चेंज के बिना ये चेंजेस पॉसिबल नहीं। एग्जैक्टली। और पॉलिटिकल चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल चेंज सिर्फ एक पार्टी को हटा करके दूसरी पार्टी को बैठा दें, बल्कि जो पॉलिटिक्स हो रही है जिस तरह की समाज के अंदर,
उस पॉलिटिक्स में बदलाव पूरी तरह से लेकर के आए। ये पहला कदम हो सकता है कि आपने सबसे बुरी पार्टी को चुन लिया, जिसको मैं बीजेपी कहा करता हूँ आज की, गलती से उसे हटाना तो ज़रूरी है ही। और भी बहुत वजह हैं जिसकी वजह से हटाना ज़रूरी है, क्योंकि वो गरीबी में ढकेल रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं क्रोनी कैपिटल की। हमें मालूम है कि किस तरह के घोटाले अडानी और अंबानी के लिए किए गए हैं और किस तरह से बड़े बड़े गद्दियों पे बैठे हुए लोग उनकी दलाली कर रहे हैं अंबानी और अडानी की। ये सब कुछ अपनी जगह पे, उसके लिए हटाना बहुत ज़रूरी है। ये इन्वेंट नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के भविष्य से खेलने वाली एक सरकार नहीं होनी चाहिए, और ये सबक हमें देना चाहिए, और इतना सख्त सबक देना चाहिए बीजेपी को कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आखिरी चीज़ है जो बर्दाश्त हम नहीं करेंगे कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए, कि दूसरी सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये समझ जाएं कि जनता इसके लिए तैयार नहीं है। अडानी अंबानी की अगर बात करें सर, तो आज वर्ल्ड में टॉप 10 रिचेस्ट में इनका नाम आता है। बट एक सबसे कमाल का पॉइंट ये है, इन्होंने कुछ इन्वेंट नहीं किया। ये साइंटिस्ट नहीं है, ये इंजीनियर नहीं है, इन्होंने कुछ इन्वेंशन नहीं की, इन्होंने बनाया नहीं है, इन्होंने एक पेन तक नहीं बनाया। साहिर लुधियानवी ने पूछा था बहुत ज़माना पहले कि दौलत बढ़ी तो मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा। यानी जब संपत्ति देश की बढ़ रही है, जीडीपी देश की बढ़ रही है, तो गरीबी भी बढ़ रही है। ये क्या है? गरीबी क्यों बढ़ रही है? क्रोनिक सबसे बुरे हालात में जब देश था, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, प्रोडक्शन बंद हो गया था, तब भी अंबानी और अडानी का प्रॉफिट बढ़ रहा था। ये कैसे हो सकता? तब तो बहुत प्रॉफिट हुआ है इनको। कैसे हो सकता है किसी समाज के अंदर? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। सरकार अगर जनता ये बात नहीं समझती और इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती, तो जनता वो भुगतेगी जो भुगत रही है। ये सरकार के रहमो करम पे अमीर बने हैं इतने। अगर मेरे आपसे बहुत सारे सवाल थे सर, लेकिन अभी समय जो है वो इजाज़त नहीं देता। मैं दोबारा कोशिश करूँगा आपसे कनेक्ट होने की, फिर आगे बढ़ाएंगे इस सिलसिले को। आपने इतना समय दिया और इतनी वैल्यूएबल बात बताई, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने दर्शकों तक पहुँचने का। थैंक यू सर। मैं दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार।